चलो बच्चों, तो काइनेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जाए किसी दिए हुए रिएक्शन का यूजिंग द ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ऑप्टिकल रोटेशन का यूज होगा और फिर हमें रेट कांस्टेंट बताना होगा। तो अगेन दिस इज अ टाइप विच इज कंसिडर्ड एज वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट एक्चुअली। बहुत आसान, एक बार बस समझने की देरी है और बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो सीखते हैं कि कैसे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन को यूज करके भी रेट कांस्टेंट को सॉल्व कर पाते हैं। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। दिस इज द लास्ट इन दिस सीरीज, सो लेट्स सी दिस। देखो भाई, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? ऑप्टिकल रोटेशन समझिए क्या होता है। तो ऑप्टिकल रोटेशन में क्या होता है कि से सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज गिवन, सो लेट्स से ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज गिवन इन अ सिलिंड्रिकल ट्यूब। क्या किया गया है, उसको एक सिलिंड्रिकल ट्यूब में भर दिया। सो दिस इज अ ट्यूब, दिस इज अ ट्यूब filled with some organic material or organic substance. इसको बच्चों पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज पोलरीमीटर ट्यूब, या केवल पोलरीमीटर भी कह देते हैं कई बार। ओके, सो इनसाइड दिस पोलरीमीटर ट्यूब some organic material is filled, or this tube is filled with some organic substances. Okay, fine. अब क्या होता है कि इस ट्यूब के एक एंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू वन एंड ऑफ दिस पोलरीमीटर, और वो क्या होती है कि इट पास थ्रू दिस सब्सटेंस एंड कम्स आउट फ्रॉम द अदर एंड, है ना। यहां से उसकी एंट्री हुई और ये हो गया उसका एग्जिट। दिस इज एंट्री एंड दिस इज एग्जिट। तो किसकी एंट्री हुई? एंट्री हुई पीपीएल की। व्हाट इज दिस, व्हाट इज मूविंग इनसाइड दिस पोलरीमीटर ट्यूब? ये कोई एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है बच्चों। ये जो ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, दिस इज सम ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, व्हाट इज मूविंग इनसाइड दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस? इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। व्हाट इज मूविंग? पीपीएल इज मूविंग। पीपीएल का मतलब क्या होता है कि उसमें जो लाइट के वेक्टर्स होते हैं केवल यूनिडायरेक्शनल वेक्टर्स होते हैं। सो दिस इज योर पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट इस तरह की होती है। नॉर्मल लाइट का अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो नॉर्मल लाइट का क्रॉस सेक्शन ऐसा आएगा। उसमें क्या होगा कि जो वेक्टर्स होंगे वो वेक्टर्स हर दिशा में होंगे। सो दिस इज नॉर्मल लाइट। पीपीएल में क्या होता है कि हम एक ही डायरेक्शन के वेक्टर्स को बचाते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नॉर्मल लाइट, है ना। दिस इज द क्रॉस सेक्शन। कोई लाइट बीम है, उसका ये क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें जो लाइट के वेक्टर्स होंगे वो हर डायरेक्शन में होंगे। क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट बीम, दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, है ना। ये क्या हो गई बच्चों? दिस इज ऑर्डिनरी लाइट। और ये पीपीएल का मतलब हो जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज व्हाट? दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। एनीवेज, तो इसकी जब एंट्री हुई तो उसके बाद क्या होगा? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये पीपीएल के साथ छेड़खानी करेगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये पीपीएल को, जैसा पीपीएल आ रहा है वो अपने रास्ते जाएगा, इसको उससे कोई मतलब नहीं।
तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी दो हो सकते हैं, एक हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव और एक हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक टाइप हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव और एक टाइप हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसे तो पीपीएल टीपीएल से कोई लेना देना नहीं। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसे पीपीएल से कोई लेना देना नहीं। लेना देना किसको है? जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव and it may be optically active. It may be optically active also. तो ये जो बेचारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, it has nothing to do with this PPL. इसे इस PPL से कोई लेना देना नहीं। PPL के विषय में और जानकारी डिटेल में तो आइसोमेरिज्म में आप पढ़ सकते हैं, तो उसके लेक्चर्स में आप पीपीएल के विषय में डिटेल समझ सकते हैं। सो नथिंग टू डू विद दिस पीपीएल, इसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये जो ऑप्टिकल एक्टिव है, अब ये ऑप्टिकल एक्टिव जरूर इसके साथ छेड़खानी करेगा। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट की एंट्री हुई है, तो जब तक ये प्लेन पोलराइज लाइट इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मूव की, ये एंट्री हुई तो इसी तरह से अंदर ही अंदर मूव होगा। तो ये क्या कर सकता है कि इन वेक्टर्स को घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट के ये वर्टिकल जैसे वेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, इन वर्टिकल वेक्टर्स को वो रोटेट कर सकता है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी दो तरह की होती है। कैसी? एक ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो इन वेक्टर्स को क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, और एक ऐसे भी हो सकते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर दें। तो ये जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस की बात चली, तो ये बच्चों दो कैटेगरी के हो सकते हैं। ये दो कैटेगरी के हो सकते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरीज हैं? एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की कैटेगरी होती है बच्चों डेक्स्ट्रो, और जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है लेवो। क्या ये डेक्स्ट्रो, क्या ये लेवो? देखें। सो वन कैटेगरी इज डेक्स्ट्रो, DEXTRO, एंड अदर कैटेगरी इज लेवो, दैट इज LEAVO, लेवो। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखें, स्मॉल d स्मॉल l, एक कैपिटल D कैपिटल L भी होता है, वो अलग है। तो all these complexities of optical rotation or isomerism can be studied in detail using the lectures of isomerism which are well with you, uploaded also. तो ये जो डेक्स्ट्रो और लेवो है, इसका रोल क्या है? डेक्स्ट्रो का रोल ये है, ये क्या करता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट के वेक्टर हैं इन्हें क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर देता है। मतलब ये हुआ, देखो गौर से, अगर कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो है तो वो क्या करेगा कि शुरुआत में अपना पीपीएल इस तरह से था, लेट्स से दिस इज वर्टिकली, किसी भी डायरेक्शन में होता है, नॉट नेसेसरीली वर्टिकल। अब जब ये डेक्स्ट्रो के संपर्क में आया, डेक्स्ट्रो से गुजर के बाहर निकला, तो डेक्स्ट्रो ने क्या किया कि ए पीपीएल, अब मैं तुझे घुमाने वाला हूं। तो उस डेक्स्ट्रो ने क्या किया, इस पीपीएल को रोटेट कर दिया, और रोटेट करके क्या कर दिया, इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर दिया। सो दिस इज द रोटेशन, ये रोटेशन हो गया इसका, गौर करें। दिस इज द रोटेशन इन क्लॉकवाइज सेंस से बाय एन एंगल थीटा। अब लेवो इसका उल्टा करेगा। लेवो क्या करेगा? लेवो क्या करता है कि लेवो इसी पीपीएल को क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता है। So this is the unidirectional vector of plane polarized light, और लेवो के से गुजरा ये, तो लेवो ने क्या किया, इसको घुमा दिया, इसको उल्टी डायरेक्शन घुमा दिया, इस तरह से घुमा दिया। नाउ दिस इज द रोटेटेड पीपीएल। तो लेवो ने क्या किया, इसको से दिस एंगल थीटा, इस सेंस में घुमा दिया, थीटा
थीटा से इस सेंस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दिया। तो ये तो बेसिक हो गया ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब क्या है। अब इसमें एक टर्म और आता है बच्चों, विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन या स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। सो क्या है समझे, ये जो पोलरीमीटर ट्यूब है, इस पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ गिवन है ना। लेट्स से द लेंथ इज L। लेट्स से द लेंथ फॉर दिस पोलरीमीटर ट्यूब इज L। यहां से यहां तक की लंबाई जो इस ट्यूब की है जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस भरा हुआ है, दिस इज L। और ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसका कंसंट्रेशन दिया रहता है। लेट्स से दैट कंसंट्रेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन इज C। इसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज गिवन, दैट इज C। ओके, एंड दिस थीटा इज द रोटेशन। इट मे बी इन क्लॉकवाइज सेंस और इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यहां पर जो थीटा है, ये जो थीटा है जो डेक्स्ट्रो है, तो डेक्स्ट्रो का काम क्या है, डेक्स्ट्रो का रोल ये है, डेक्स्ट्रो जो है वो क्या करता है कि क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन करता है। और लेवो का रोल क्या है, लेवो क्या करता है, लेवो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता है। किसको रोटेट करता है, पीपीएल को। तो ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया, व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हाट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इनएक्टिव को पीपीएल से उसको पहचानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं पीपीएल क्या है। आओ जाओ हमें कोई मतलब नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव पहचानता भी है, उसके साथ खेल भी खेलता है। तो ये तो बात हो गई। अब बात आती है, और वो दो तरह के हो गए, डेक्स्ट्रो लेवो, फाइन। अब ये जो रोटेशन है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लिखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिखा जाएगा नेचुरली। तो कन्वेंशन यही चलता है कि अगर डेक्स्ट्रो है तो उसका रोटेशन पॉजिटिव लिखा जाता है और लेवो है तो नेगेटिव लिखा जाता है। लेकिन प्लस माइनस केवल बच्चों कन्वेंशन है। समवन कैन यूज डेक्स्ट्रो एज नेगेटिव, तो लेवो को पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन जैसा सब जगह चलता है, वी विल ऑल्सो डू इन द सेम मैनर। डेक्स्ट्रो का रोटेशन पॉजिटिव और लेवो का रोटेशन डेक्स्ट्रो लेवो का नहीं है, डेक्स्ट्रो के द्वारा लेवो के द्वारा। रोटेशन तो पीपीएल का ही है। डेक्स्ट्रो के द्वारा जो पीपीएल का रोटेशन है वो पॉजिटिव रोटेशन, और लेवो के द्वारा जो पीपीएल का रोटेशन है वो नेगेटिव रोटेशन। ओके, तो ऐसे लिखा जाता है दैट रोटेशन ऑफ पीपीएल बाय डेक्स्ट्रो कंपाउंड। तो उसको अगर हम प्लस थीटा लिख रहे हैं तो रोटेशन ऑफ पीपीएल बाय, मैंने बिटवीन लिख दिया है, ऊपर भी और यहां भी लिखने वाला था तो ये गलत है। ये बिटवीन ना होके बाय होगा बच्चों। सो रोटेशन ऑफ पीपीएल बाय लेवो कंपाउंड, तो इसको लिखा जाएगा माइनस थीटा। ये भी कंफ्यूजन ना हो कि सर ये दोनों एंगल सेम ही रहते हैं क्या। दिस थीटा इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये सेम हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, ये बस आपको समझाने के लिए है। थीटा इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंगल। ओके, तो ये तो प्लस माइनस हो गया। प्लस का मतलब हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन और माइनस का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नाउ दिस थीटा whatever, either by dextro or by levo, this theta is directly proportional to C by L. This is the basics. ये जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन है, ये ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो C और L के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। C क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन विच वाज फिल्ड इन पोलरीमीटर ट्यूब, और L क्या था, L was the length of polarimeter tube. ओके, अब ये जो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C by L लिखा हुआ है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर आप रिमूव करेंगे तो एक आपको कांस्टेंट लिखना होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो अल्फा होता है।
ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और ये अल्फा है, तो कंफ्यूजन ना हो, ये अलग है और ये अलग है ना। बोथ दीज आर डिफरेंट। ऊपर वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, नीचे अल्फा है। तो ये अल्फा जो है दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो फाइनल जो रिजल्ट आता है दैट इज अल्फा इंटू सी बाई एल, है ना। जो फाइनल रिजल्ट आया दैट रिजल्ट इज अल्फा इंटू सी बाई एल। सो दिस इज द थीटा, this is the theta. Okay, this is the theta. Fine. अब ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, this alpha is known as specific rotation. यही जो अल्फा है, this alpha is specific rotation. This alpha is a specific rotation. It's very important. और ये जो specific rotation है, this is the characteristic of any organic substance or any organic solution. So this specific rotation is characteristic property of an organic substance, of an organic substance. Okay, ध्यान रखें, ये अल्फा है, ये कांस्टेंट है। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. दिस अल्फा इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और ये जो देख रहे हैं आप, ये अल्फा नहीं है. दिस इज द कॉमन परसेप्शन. ये जो अल्फा है, ये दरअसल ये अल्फा नहीं है. दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. दिस इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट. लेकिन चूंकि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो जनरली के लिख दिए, कुछ लिख दिए, बट वैसे ही आ गया तो कई बार हो सकता है गड़बड़ हो जाए. एनीवे, सो दिस थीटा इज अल्फा इंटू सी बाई एल, वेयर अल्फा इज स्पेसिफिक रोटेशन. तो इसे स्पेसिफिक रोटेशन क्यों बोला गया? तो स्पेसिफिक टर्म जहां भी हो, चाहे स्पेसिफिक हीट हो, स्पेसिफिक चार्ज हो, तो वहां पर कुछ 1 यूनिट जैसी कुछ बात होती है. यहां भी वही बात है बच्चों. कैसे? देखो कैसे. अगर हम क्या करें, अगर ये C मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक सोल्यूशन as well as this L which is length of the polarimeter tube, अगर दोनों को 1 यूनिट लिख दिया जाए, मतलब एक यूनिट लेंथ के पोलरीमीटर ट्यूब में यूनिट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया, तो जो थीटा आया वो हो गया अल्फा. तो जो थीटा आया वो हो गया अल्फा. तो स्पेसिफिक रोटेशन कैसे डिफाइन होगा? ऐसे डिफाइन होगा कि ये तब का रोटेशन है जब क्या हो, या इसको ऐसे कहेंगे, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका कंसंट्रेशन 1 यूनिट हो सॉल्यूशन का, उसे यूनिट लेंथ की पोलरीमीटर ट्यूब में अगर रखा जाए, देन व्हेन सम पीपीएल पास थ्रू दैट सब्सटेंस, तो वो जो रोटेट करेगा उस पीपीएल को, दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक रोटेशन. वो हो गया उसका स्पेसिफिक रोटेशन. तो अब स्पेसिफिक रोटेशन क्यों पढ़ाना जरूरी है यहाँ पर? क्योंकि वो जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, उनमें यही स्पेसिफिक रोटेशन दिया रहेगा. तो डेक्स्ट्रो वालों का पॉजिटिव में स्पेसिफिक रोटेशन रहेगा और लेवो वालों का स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव साइन के साथ रहेगा. इसी का यूज है. और स्पेसिफिक रोटेशन को यूज करके ओवरऑल रोटेशन बताया जा सकता है इफ कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इज नोन टू अस, है ना. सो दिस स्पेसिफिक रोटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक. ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो है दिस स्पेसिफिक रोटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. और सबके लिए ये अलग अलग होना चाहिए. होता भी है जो भी ऑप्टिकल एक्टिव है. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑफ कोर्स ऑप्टिकल एक्टिव होने चाहिए, है ना. ऑप्टिकली एक्टिव. जो इनएक्टिव उसका काहे का कैरेक्टरिस्टिक, काहे का स्पेसिफिक रोटेशन, ये तो कॉमन सी बात है. चलिए, तो इफ समवन वांट टू डिफाइन this specific rotation
देन व्हाट इट इज ऑल अबाउट। कैसे डिफाइन करेंगे इस स्पेसिफिक रोटेशन को? देखो बच्चों, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इफ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, कैसा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव of unit concentration is filled in a polarimeter tube, in a polarimeter tube of unit length, comma, rotation of PPL in such setup is specific rotation, और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है इसको रिप्रेजेंट करना है अल्फा से, तो ये तो हो गया अपना स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब। अब ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है, ये स्पेसिफिक रोटेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज characteristic property of an organic substance, full stop। तो यहां भी वही बात है बच्चों, क्या? जैसे मान लीजिए अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस डेक्स्ट्रो है, अपना ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्मॉल d है, तो डेक्स्ट्रो वाले के लिए अगर स्पेसिफिक रोटेशन लिखा जाएगा तो वो स्पेसिफिक रोटेशन मतलब यहां पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी। और वही अगर हमारा वो जो ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो लेवो है, लेवो रोटेटरी है, तो फिर जो अपना स्पेसिफिक रोटेशन लिखा जाएगा उस सब्सटेंस के लिए बच्चों वो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा वो नेगेटिव लिखा जाएगा। एक ही बात है भाई, है तो ऑप्टिकल रोटेशन ही। अब वो सी की वैल्यू और एल की वैल्यू 1 कर दिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे तो एंगल चेंज होते रहेंगे, तो वो एक जस्ट दिस इज जस्ट अ नेम, स्पेसिफिक रोटेशन, एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो जो पॉजिटिव नेगेटिव वो तो वैसे ही रहना है, एक को आप पॉजिटिव अगर कन्वेंशन लिखेंगे तो सेकेंड को आपको नेगेटिव लिखना होगा। नाउ दिस वॉज द बेसिक ऑफ दिस ऑप्टिकल रोटेशन पार्ट। अब इस बेसिक्स के बाद, ये बेसिक्स ही काफी लंबा हो गया, अब वो क्वेश्चन तो छोटा सा है, तो चलो अब उस क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, पॉजिटिव रोटेशन नेगेटिव रोटेशन का क्या मतलब है, डेक्स्ट्रो लेवो का क्या मतलब है। नाउ एवरीथिंग वी हैव डन, नाउ कम बैक टू दैट क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए करते क्या है, क्या क्या गिवन रहता है और क्या क्या हमें करना रहता है। तो कैसे के निकाला जाता है, तो के को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, तो इस रिएक्शन मिक्सचर में अलग अलग इंस्टेंट्स पर पीपीएल इज पास्ड थ्रू दिस रिएक्शन मिक्सचर। तो क्या है बच्चों, शुरुआत में तो केवल सुक्रोज ही रहा, फिर कुछ समय बाद उसमें सुक्रोज कुछ हद तक डिकम्पोज हुआ होगा तो ग्लूकोज भी आ गया, फ्रक्टोज भी आ गया, तो ऑर्गेनिक मिक्सचर चेंज हो गया। तो शुरुआत में अगर पीपीएल पास कराए तो उसका रोटेशन कुछ और होगा, क्योंकि सुक्रोज के चलते ही होगा। फिर कुछ समय बाद उसका रोटेशन कुछ और होगा, क्यों? देन दैट रोटेशन मस्ट बी रिजल्टेंट ऑफ दैट सुक्रोज
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तीनों अपना अपना रोटेट करेंगे, तब फिर वो बाहर निकलेगा तो उसमें तीनों का रोटेशन इन्वॉल्व होगा। और जब आखिरी में रिएक्शन समाप्त हो गई तब तो बच्चों सुक्रोज रहा ही नहीं, तब तो केवल और केवल ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही रहे। तब जो रोटेशन होगा उसमें इन दोनों का योगदान होगा। तो दिस ऑप्टिकल रोटेशन इज फाउंड एट डिफरेंट इंस्टेंसेस, और फिर उसको यूज करके वी नीड टू फाइंड द रेट कांस्टेंट के। तो करते क्या है एक्सपेरिमेंटली, व्हाट हैपेंस एक्चुअली दैट PPL, which is plane polarized light, is passed through the reaction mixture, at different instants. Full stop. तो PPL rotation is observed at all instants. PPL rotation is observed at all instants. और इन रोटेशन को यूज करके यूजिंग दम comma K is calculated. So this is the basic approach of these questions. तो करते हैं जरा कैसे करना है। अच्छा, और एक बात और भी रहती है, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उस रिएक्शन में, उन सब का स्पेसिफिक रोटेशन भी दिया रहता है। तो इस बात को भी मेंशन करना जरूरी है कि स्पेसिफिक रोटेशन फॉर each participant ऑब्वियसली वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तभी ऑप्टिकली एक्टिव हो। किसी के लिए भी अगर स्पेसिफिक रोटेशन लिखा है मतलब है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है उसका कहेगा स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इज ऑल्सो गिवन। ये भी क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ रहता है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग इजिली के पता कर पाते हैं। देखो एक एक्चुअल क्वेश्चन करके देखते हैं, देन वी विल सी हाउ टू रियली डिप्लॉय these things in actual क्वेश्चन। देखो बच्चों करते हैं, तो वही वाला क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। तो क्या हुआ भाई, इन्वर्जन था सुक्रोज का, तो C12H22O11, इसका हुआ एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2OH+, तो इससे मिला C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये जो इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन तीनों पार्टिसिपेंट्स का स्पेसिफिक रोटेशन पता है हमें, यह गिवन है क्वेश्चन में। So that specific rotation is alpha 1 for this sucrose, that is alpha 2 for this glucose, and that is minus alpha 3 for this fructose। अब माइनस लिखने का मतलब ये हुआ कि ये PPL को ऑपोजिट सेंस में घुमाता होगा जिस सेंस में ये दोनों घुमाते हैं। एनीवेज, अच्छा एक तो ये जानकारी हो गई, स्पेसिफिक रोटेशन पता है, उसके साथ साथ 3 और जानकारियां हैं। क्या क्या? फर्स्ट इज थीटा नॉट। व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट है बच्चों रोटेशन है PPL का। हाँ, PPL का रोटेशन है कब?
शुरुआत में टाइम t इक्वल टू 0 पर। दूसरी बात क्या है, थीटा टी। थीटा टी क्या है, थीटा टी है पीपीएल का रोटेशन, मतलब इस रिएक्शन मिक्सचर में आपने पीपीएल को गुजारा तो उसका जो रोटेशन हुआ, सो दैट रोटेशन एट टाइम टी, सो दिस इज थीटा टी। और तीसरी जो बात है वो है थीटा इन्फिनिटी। व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन रोटेशन ऑफ पीपीएल। नाउ दिस इज द रोटेशन एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये द एंड है, एंड ऑफ रिएक्शन है, तब की बात हो रही है। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो एंड तो हमेशा इनफाइनाइट टाइम पर ही होगा। तो भाई ये सारी जानकारियां हैं, क्या क्या है हमारे पास, ये अल्फा 3 है, स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है, और थीटा नॉट, थीटा टी और थीटा इन्फिनिटी भी गिवन है। ये भी गिवन है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, एंड द क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड के फॉर दिस रिएक्शन। तो ध्यान रखना है गिवन में क्या क्या है, 6 बातें गिवन है बच्चों। पहली बात अल्फा 1, सेकेंड इज अल्फा 2, थर्ड इज माइनस अल्फा 3, फोर्थ इज थीटा नॉट, फिफ्थ इज थीटा टी, एंड सिक्स्थ इज थीटा इन्फिनिटी। दीज 6 थिंग्स आर गिवन टू अस। तो अब चलो जरा देखें के कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे के तक पहुंचा जाए, जरा समझें। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो वो जो इक्वेशन है उसको फिर से लिखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। तो दैट इज C12H22O11, फिर इसका हो रहा था एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ग्लूकोज बना C6H12O6 और फ्रक्टोज बना विच इज C6H12O6, और ये ऊपर है H2O और H+। इसका स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा 1 दिया हुआ है, इसके लिए बच्चों अल्फा 2 दिया हुआ और इसके लिए अल्फा 3 दिया हुआ है। गौर किया जाए। अब चूंकि के बताना है तो पहले तो वो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो ट्रेडमार्क उसका रिएक्शन का जो के और टी का रिलेशन है उसको लिख लिया जाए। तो शुरुआत की t इक्वल टू 0 से। ध्यान दीजिए कि हमें कुछ भी ए नॉट कुछ दिया ही नहीं है, तो लेट्स से दिस इज ए नॉट 0 0, और एट टाइम t नेचुरली सम पार्ट ऑफ द सुक्रोज इज डिकम्पोज्ड x, उतना ही x यहां भी बना और यहां भी बन गया। तो जो रिजल्ट आया, तो हम सभी जानते हैं कि जो k होता है फर्स्ट ऑर्डर में दैट इज 2.303 बाई टी एंड लॉग बेस 10 और a नॉट डिवाइडेड बाई a नॉट माइनस एक्स। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन छूट गई, t भी दिया हुआ है, t इज ऑल्सो गिवन। ये जो t है वो जो हमने गिवन में 6 क्राइटेरिया लिखे थे, अल्फा 1, अल्फा 2, माइनस अल्फा 3, थीटा नॉट, थीटा टी और थीटा इन्फिनिटी, विद दैट t इज ऑल्सो गिवन। ओके, तो ये t तो हमें पता ही होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी कि किस समय की बात कर रहे हैं। वो t जब थीटा t दिया हुआ है तो उसके साथ टाइम t भी दिया होना चाहिए। एट टाइम t जो ऑप्टिकल रोटेशन है तो टाइम t रहेगा 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, जैसा जैसा हो। एनीवेज, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो a नॉट और x के विषय में जानकारी नहीं, तो फिर से वही काम करेंगे कि हमें क्या करना है कि अलग अलग दोनों की जरूरत है नहीं, a नॉट से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है बच्चों, a नॉट से डिवाइड कर देना। सो दिस इज 1 माइनस एक्स बाई a नॉट। सो द ओनली थिंग दैट रिक्वायर्स इज x बाई a नॉट। ठीक ऐसे ही हम लोग बाकी जो इसके 4 टाइप थे और पीछे हम लोगों ने किया, जिसमें टाइट्रेशन वाले किए, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो सब में x बाई a नॉट की वैल्यू करनी रहती है। तो अब यहां से x बाई a नॉट चाहिए और इसके लिए हम लोग वो pPL का रोटेशन उसका यूज करने वाले हैं। कैसे, देखो, ऐसा मानकर चला जाए कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर है ये एक पोलरीमीटर ट्यूब में हो रहा है, और उस पोलरीमीटर ट्यूब का जो लेंथ है वो L है। लेट दिस रिएक्शन इज हैपनिंग, ऐसा है नहीं बट हम लोग थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं, इन अ पोलरीमीटर ट्यूब
ये शुरुआत में समझाने के लिए बच्चों बहुत आवश्यक है, फिर तो एक बार आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप फिर खुद से भी कर सकते हो, इतने सब तामझाम की जरूरत नहीं, विल डायरेक्टली आंसर. सो लेट दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन अ पोलरीमीटर ट्यूब विद लेंथ L. उस पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ L. तो सवाल आएगा कि सर ये L क्या है, ये तो पता नहीं क्वेश्चन में. इसकी जरूरत नहीं, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं. दिस विल बी एलिमिनेटेड, ये गायब हो जाएगा. ठीक, ये जो L है इसको चिंता करने की जरूरत नहीं, गायब हो जाएगा. जैसा एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में नॉर्मेलिटी गायब हो जाया करता था, N फैक्टर गायब हो जाया करता था, ऐसे ये भी गायब हो जाएगा. देखो कैसे, समझें. शुरुआत की जाए इनिशियल यानी t इक्वल टू 0 से. तो t इक्वल टू 0 पर तो केवल और केवल वो सुक्रोस ही है. तो जो थीटा नॉट है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि जो थीटा है वो अल्फा इंटू सी बाई एल होता है. तो सुक्रोस का जो अल्फा है दैट इज प्लस अल्फा 1 और सी बाई एल. तो सुक्रोस का कंसंट्रेशन शुरुआत में ए नॉट है और पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ हमने एल अज्यूम कर रखा है ना. तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा 1 इंटू ए नॉट बाई एल. So this is the first relation. Okay, fine. Now come to relation at time t. Time t पर क्या हुआ भाई, ये सेकेंड रिलेशन होने वाला है. टाइम t पर जो नेट रोटेशन था दैट वाज थीटा t. लेकिन टाइम t पर तीनों पार्टिसिपेंट थे. ये जो शुरुआती रोटेशन था, दिस रोटेशन वाज ओनली due to that sucrose C6H12H22O11 या only due to reactant, क्योंकि शुरुआत में तो केवल रिएक्टेंट ही था. लेकिन ऐसा बाद में नहीं रहा. अब बाद में तो तीनों आ गए, तो तीनों के चलते लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे, सुक्रोस के चलते क्या हुआ, तो सुक्रोस का स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा 1 और टाइम टी पर उसका कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स और पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ तो बराबर ही होगा. ट्यूब का लेंथ तो चेंज होना नहीं है. ये रहा रोटेशन का कंट्रीब्यूशन ड्यू टू सुक्रोस. फिर रोटेशन का कंट्रीब्यूशन ग्लूकोज के चलते, तो वो हो गया अल्फा 2x बाई एल. रोटेशन का कंट्रीब्यूशन फ्रक्टोज के चलते, तो उसका स्पेसिफिक जो रोटेशन है माइनस अल्फा 3 है, तो माइनस अल्फा 3 इंटू एक्स बाई एल. तो ये तीनों जो रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनके चलते अलग अलग अपना अपना इसका क्या हो रहा है. जैसे अगर हम इन तीनों को स्पेसिफाई करें तो चूंकि शुरुआत है तो कर लेना जरूरी है. 2 लाइन ज्यादा लिखने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, ताकि आप भूलें ना. आप ठीक से याद रखें. सो दिस इज ड्यू टू सुक्रोस, this is due to glucose, and this is due to fructose. This is due to fructose, and this is the rotation at time t. तो तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा. अब जिसका पड़ला भारी होगा, नेट रोटेशन वैसा ही हो जाएगा. वो नेट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है. तो जो भी आंसर आए नेगेटिव पॉजिटिव, उससे कोई लेना देना नहीं. लेकिन अभी दिमाग में ये रहे कि ना तो हमें ए नॉट पता है, ना हम एल जानते हैं और ना ही एक्स जानते हैं. मतलब यहां पर अभी तक 3 अननोन्स पिक्चर में आ चुके हैं. ये जो अननोन्स हैं 3, दीज आर, ये जो अननोन्स हैं दीज आर ए नॉट, एक्स एंड एल. अच्छा ठीक है. अब बात करते हैं इन्फिनिटी पर. तो इन्फिनिटी पर क्या हुआ, तो नाउ कम टू द थर्ड रिलेशन. सो एट इन्फिनिटी रोटेशन इज गिवन एज थीटा इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी पर जो सुक्रोस है वो तो बेचारा बचा ही नहीं, तो 0 हो गया. तो उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, फिर भी अल्फा 1 इंटू 0 लिख दिया. फिर जो ग्लूकोज है दैट इज अल्फा 2 और ए नॉट बाई एल.
क्योंकि इन्फिनिटी पर क्या होगा, जो x है उसकी वैल्यू a नॉट हो जाती है, तो अल्फा टू a नॉट बाई एल। और जो फ्रक्टोस है उसके चलते जो रोटेशन आएगा वो होगा माइनस अल्फा थ्री a नॉट बाई एल। सो दिस इज द थर्ड रिलेशन। अब हमें करना क्या है, करना बस यही है, यूजिंग 1, 2 and 3 क्या करेंगे, गेट x बाई ए नॉट। हमें क्या करना है, x बाई ए नॉट की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, थीटा नॉट, थीटा टी एंड थीटा इन्फिनिटी। ध्यान रखना है कि x बाई ए नॉट की वैल्यू इन्हीं 6 आइटम्स के टर्म्स में चाहिए और हमें l को एलिमिनेट भी करना है। इसके साथ साथ क्या करना है, ध्यान रहेगा कि इसमें l नहीं आना चाहिए, एलिमिनेट l, so that you can do yourself. The basic thing is that these 3 equations must be formed correctly, and after forming correct equation then it's a very easy thing, it's just mathematics. तो x और a नॉट का रेशियो यूज करेंगे और फिर ये जो रेशियो आएगा, इस रेशियो को हम उस पहली जो फर्स्ट ऑर्डर की ट्रेडमार्क इक्वेशन है k और t वाली, उसमें पुट कर देंगे। तो x और a नॉट का रेशियो ही तो अननोन था, तो उसके लिए 3 इक्वेशन। अच्छा ठीक है, यहां पर बच्चों एक जनरलिस्टिक एक व्यू दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप चूंकि अब तीनों, जैसे 3 ही अननोन थे, तो 3 अननोन्स थे, तो प्रैक्टिकली तो तीनों हमारे पास वैल्यू आ ही जाएंगी, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन है। लेकिन हमें तो x और a नॉट का रेशियो ही चाहिए और l को जो है एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली 3 इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 से ही काम चल जाएगा। तो एक्चुअल क्वेश्चन में ये जो थीटा इन्फिनिटी है, या थीटा नॉट, थीटा टी और थीटा इन्फिनिटी में 2 ही रहेंगे, क्योंकि हमें तीनों की तो वैल्यू बतानी नहीं है। तो ओनली 2 इक्वेशन कैन ऑल्सो सॉल्व द पर्पस, ओनली 2 इक्वेशंस कैन ऑल्सो सॉल्व द पर्पस। तीनों अननोन्स सेपरेटली अगर फाइंड करने रहते तब हमें 3 की जरूरत पड़ती। तो ये एक जनरलिस्टिक एक आइडिया होगा कि इन दिस क्वेश्चन हाउ टू डू या हाउ टू अप्रोच, बट काम यही करना है। अब 2 रहेंगी तो और बढ़िया है और सस्ता हो जाएगा मामला। तो 2 इक्वेशन से भी अपना काम चल जाएगा। ओके, सो विद दिस लेक्चर स्टैंड्स ओवर। हम लोगों ने ये सीख लिया कि ऑप्टिकल रोटेशन वाले क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करते हैं। ध्यान रखना है कि इक्वेशन ठीक से बनाना है। ये प्लस माइनस, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है, इनके प्लस माइनस को ठीक से ध्यान दें, क्योंकि इसी में अगर प्लस माइनस में गलती होगी तो फिर योर इक्वेशन विल गेट रॉन्ग। ये थीटास की जो वैल्यू होगी वो गड़बड़ हो जाएगी। एनीवेज, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू बच्चों, सो मच।